हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 24 फरवरी फ्राइडे। इस सेशन के अंदर यू आर गेटिंग वन ऑफ द वंडरफुल करंट अफेयर मॉड्यूल। दोस्तों, इन करंट अफेयर मॉड्यूल के साथ आपको ये एक पीडीएफ मिलता है। पीडीएफ में क्लैट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम आपके लिए डेली बनाते हैं, जो आपको मिलेगा। ये सुनो, क्या आपने उसको एक्सेस किया? क्या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक देके रखा है उस कोर्स का, और जल्द से जल्द उसको ज्वाइन करिए। ठीक है दोस्तों, आज आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण एक इनसे केस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, द वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इन इंडिया इज कनेक्टेड टू ओरियो एंड पार्ले की तरफ से फाबियो। दोस्तों, ओरियो जिस तरीके से फेमस हुआ, जितना यूबिक्विटस हो गया, मतलब इट इज स्प्रेडेड एवरीवेयर, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। यस और नो? you go to the restaurant and you get shake coming from Oreo, you get coffee with Oreo, you get lot of things with Oreo. ठीक है, so there has to be someone who will copy it some or the other way, would like to gain the advantage of the niche created by Oreo. And here comes Parle. Expected Parle से नहीं था, पर Parle लेकर आ गया। ये सुनो, 2020 में Parle लेकर आ गया फाबियो। ठीक है, आप देख सकते हैं, है ना, फाबियो बोलने में और ओरियो बोलने में कोई सिमिलरिटी नहीं है। However, the case went to the court and there were 3 issues raised by Oreo. One is a brand name. There are so many companies which have kept, you can say, similar kind of brand name. Like there is a brand called Tanishq, and then there was another, you can say, jeweler started with Kanishk. Yes or no? ठीक है, तो देखा जाए तो सिमिलर है। सिमिलरली हियर ओरियो एंड फाबियो। ओरियो ने कहा कि भैया फाबियो, जिस तरीके से ये लोग फाबियो बोलते हैं, इट इज लाइक ओरियो, एंड देयरफॉर एक कॉमन आदमी इस पर्टिकुलर चीज से कंफ्यूज होगा। एक कॉमन आदमी ये नाम से कंफ्यूज होगा, उसको लगेगा कि इट इज ओरियो का ही कोई यू कैन से सिमिलर प्रोडक्ट आ गया। सेकेंड थिंग इज अबाउट पैकेजिंग। ठीक है, उन्होंने कहा कि दे आर यूजिंग द सेम पैकेजिंग। ठीक है, दैट इज ब्लू कलर, दिस इज ऑल्सो ब्लू कलर। सो Parle said, okay, we are using blue color, but let's understand there is a huge difference in terms of our packing and your packing. What you are doing is you are keeping one, you can say, biscuit, and which is dunking in milk. We are bringing 2 biscuits, no, you can say, dunking in the milk. Number 1. Number 2, you are keeping your brand name Cadbury only once, and we are keeping Parle at so many places. 7 places we are keeping, and therefore we are very different. ठीक है, कोर्ट अंडरस्टूड दिस, बट कोर्ट रियलाइज दैट घुमा फिरा के, ठीक है, जिस तरीके से यू कैन से फाबियो और ओरियो का जो पैकेजिंग है ब्लू कलर का, इट क्लियरली टेल्स टू कंज्यूमर दैट इट इज द सेम स्टफ. सो इट इज लाइक पासिंग ऑफ, है ना, दी पार्ले इज पासिंग ऑफ फाबियो एज ओरियो का भाई. ठीक है, सो दैट्स व्हाट अनदर इशू. डिजाइन ऑफ द बिस्किट, ठीक है, कि बिस्किट का डिजाइन भी सेम है. ओरियो ने कहा कि लुक एट आवर डिजाइन विच इज ऑफ, यू कैन से, चॉकलेट कलर्ड, यू कैन से, बिस्किट, then there is a vanilla flavored, you can say, a cream. That's what we are providing. ठीक है, and the Parle says we are also doing the same thing. ठीक है, if the color of our biscuit is little darker or similar to your color and we are putting vanilla white cream, what's a big deal? ठीक है, ऐसा तो हो ही सकता है. ठीक है, आप उसके ऊपर तो ना नहीं बोल सकते हो. कोर्ट ने बोला कि बात सही है, डिजाइन ऑफ बिस्किट में हम कुछ नहीं बोल सकते, बट इन दो मुद्दों के ऊपर फाबियो ने गलती करी है. तो फाबियो को बोला गया है कि आप अपना प्रोडक्शन रोक दीजिए, जितना सामान मार्केट में उतना ही बिकेगा, अब आप नया मार्केट में सामान लेकर नहीं आ सकते इन द नेम ऑफ फाबियो. दिस इज हाउ द IPR बैटल फॉट. ठीक है, हाउएवर, क्या ये एग्जाम में पूछा जाएगा करंट अफेयर के मामले में? ऑब्वियसली नो, बट दिस वाज अबाउट अ प्राइमर फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपके पास रहते कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, GI टैग.
यस और नो, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की चीजें आज हम इन 10 मुद्दों के ऊपर बातें करेंगे, ठीक है। हम बात करने वाले हैं पेरी क्लब के बारे में। श्रीलंका और पेरी क्लब बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा। यूपीआई अलग अलग देशों में फैल रहा है, हम बात करेंगे सिंगापुर के एक पे नाउ के साथ यूपीआई क्लब हो गया एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, ये सेशन थोड़ा लेट आ रहा है, ठीक है। लास्ट मॉड्यूल आया था 4 से फरवरी को, और इसकी वजह से देयर वर सर्टन इंपॉर्टेंट इवेंट्स विच वी आर रिवाइजिंग फॉर यू, ठीक है। वेरियस ऑपरेशंस बाय इंडिया इन नेचुरल डिजास्टर प्रोन कंट्रीज, हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे। आज के सेशन में हम आपके साथ बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर यह भी बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, आपको इस न्यूज आइटम में से क्या क्या याद रखना है, ठीक है। कंट्रोवर्सी ओवर विक्टोरिया गौरीज अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इसरो चंद्रयान 3 के बारे में, SSLV D2, निसार, ये सब लेकिन से इसरो की बातें। लिथियम की डिस्कवरी जम्मू कश्मीर में हुई एंड रोल ऑफ सेबी इन अदानी इश्यू, इन मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए विदाउट लेकिन से वेस्टिंग एनी टाइम, let's go and talk about the Perry Club. The Perry Club is one of the very important informal group. Remember, this is not a formal group. It's an informal group of creditors. Now, who are the creditors? Creditors are the people, ठीक है, who are providing loan to the various countries so that IMF can provide loan to various countries. Remember, IMF is a Bretton Woods Conference के द्वारा बनी हुई एक संस्था है। एक और ऐसी संस्था बनी थी जिसका नाम था वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का काम अलग अलग है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए पैसा देता है, IMF जो पैसा देता है दैट इज फॉर लिक्विडिटी क्राइसिस। जो श्रीलंका में लिक्विडिटी क्राइसिस आया उसके लिए ये IMF पैसे देगा। श्रीलंका नीड्स एश्योरेंस, ठीक है, फॉर गेटिंग लोन फ्रॉम IMF। आप भी लोन लेते होंगे तो बैंक वाला को एश्योरेंस तो चाहेगा। सिमिलरली यहाँ पे IMF को एश्योरेंस चाहिए। कौन देगा एश्योरेंस? इट इज गिवन बाय पेरी क्लब, ठीक है। पेरी क्लब विल बी गिविंग एश्योरेंस टू IMF कि श्रीलंका जो कर रहा है गलत नहीं है, आप उसको पैसा दे सकते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली $2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज टू बी प्रोवाइडेड टू श्रीलंका बाय IMF। श्रीलंका की फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बुरी थी, यस और नो। सो दिस इज हाउ दिस सिनेरियो इज। पेरी क्लब इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पेरी क्लब में टोटल मिला जुलाकर अगेन से 20 कंट्रीज है ना। टोटल मिला जुलाकर देयर आर 20 कंट्रीज, ओके। और ये कंट्रीज कौन कौन से हैं, ठीक है। द कंट्रीज, ठीक है ना। The primarily objective of the Perry Club is to provide debt relief solutions to various countries. The countries which are not able to get the bilateral loans. So the countries like Sri Lanka, which have taken loan from India, China, ठीक है, few other countries, and they're not able to repay their loan. So there has to be some sustainable method, and that's what Perry Club works on, ठीक है। It is mostly Western creditor countries. 1956 में बनाया गया था। आज ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, जापान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, UK and USA are the members of this country, ठीक है। There are total now you can say 20 countries and इन सबका जमावड़ा is you can say इसके अलावा और 2 कंट्री ऐड हो जाते हैं and that is known as OECD countries। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज, OECD। दोस्तों, इंडिया ने श्रीलंका को मदद करने के लिए काफ़ी पैसे दिए, 2022 में भी दिए और उसके बाद हमने 2023 जनवरी में भी पैसे दिए, ठीक है। और हमने IMF को लिखा, ठीक है, कि भैया हम फाइनेंशियल एश्योरेंस देते हैं कि श्रीलंका वापस बैठ जाएगा,
बेल आउट हो जाएगा और आपके पैसे वापस करेगा, ठीक है। ऐसा इंडिया ने IMF को एश्योरेंस दिया। अब आपको क्या क्या क्वेश्चन पता होना चाहिए? पहला, हु इज द मेंबर ऑफ पेरी क्लब? नंबर 2, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरी क्लब? हाउ डज पेरी क्लब ऑपरेट? What is the role of Perry Club over the time? How did India respond to the debt crisis in Sri Lanka? These are some of the questions which you have to, you can say, work on, study them, identify the answer, and note it down in your mind. This is very crucial. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. And now we talk about UPI. Singapore का Pay Now and UPI, they have now clubbed together, and now Indians sitting in India can use Pay Now and transmit money to Singapore, and people, the Indians who are sitting in Singapore and they wish to send money to India through Pay Now, it is possible. And this is all because of how UPI could develop itself in a big, powerful tool, UPI, known as Unified Payment Interface. Globally, it is one of the very important, you can say, payment interface. Europe has also started to take India's help on UPI. ठीक है, so that way France, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Singapore, Maldives, Bhutan, Oman, ठीक है, ये सब अलग अलग कंट्रीज है जो UPI को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, ये जितनी भी ग्लोबल पार्टनरशिप हो रही है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ NIPL, विच इज NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड. ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक बॉडी विच इज नोन एज NIPL. नोट किया जाए, गलती ये मत करना कि जो भी UPI चलाता है वो NPCI कराता है. ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप है वो NIPL करवाता है. इज दैट ओके? NIPL was incorporated in 2020, which is wholly subsidiary of NPCI, National Payment Corporation of India. क्लियर है? चलिए बढ़िया. So which are the questions you have to ponder on? ठीक है, first, what was the National Payment Corporation of India's announcement on January 10, 2023 regarding UPI payment? डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? क्या आप सब लोग ये सब समझ पा रहे हैं? आपको अगर ये समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तरीके के क्वेश्चंस क्या आपको रेगुलरली चाहिए मेरी तरफ से. व्हाट टाइप्स ऑफ नॉन रेसिडेंट अकाउंट कैन नाउ ट्रांसैक्ट यूजिंग UPI? कौन से? NRE, NRI, कौन सा अकाउंट एक्सेप्टेबल है? Which countries are currently able to avail the facilities of to transact through UPI? What is the new scheme for the promotion of RuPay debit card? ठीक है, what is the merchant discount rate? How many transactions have been facilitated through UPI in the latest available data? And what is the full form of NPCI in the Indian payment system? समझ सकते हैं? काफी अच्छे क्वेश्चंस है. ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करना चाहिए. अब हम चलते हैं तीसरे इवेंट के ऊपर, विच इज 6 फरवरी को काफी दिक्कत हुई तुर्की में और सीरिया में. 7.8 स्केल के ऊपर एक अर्थक्वेक स्ट्राइक किया ऑन सीरिया. द एपिसेंटर वाज 32 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ, यू कैन से, गाजियानटेप. सुबह 4 बजे ये अर्थक्वेक हुआ. ठीक है, मरकाली इंटेंसिटी के मुताबिक ये 11 नंबर का एक्सट्रीम रैंकिंग का ये अर्थक्वेक था. ये 12 स्केल का एक इनसे मरकाली इंटेंसिटी आता है, हम बात करेंगे उसके ऊपर अभी. ठीक है, 7.8 का आया, उसके बाद 7.7 वाला अर्थक्वेक आया 9 घंटे के बाद. ठीक है, जिसका एपिसेंटर, ठीक है ना, कारामनरास प्रोविंस में था, है ना. एंड देन वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ, हजारों की मौत हो गई. और तुर्की जैसे देखा जाए तो काफ़ी डेवलप नेशन है. इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है उसके सामने उनकी पर कैपिटा इनकम अपने से करीबन से 4 गुना 5 गुना बड़ी है. काफ़ी अमीर देश है. ठीक है, और बहुत पॉपुलेटेड नहीं है.
ठीक है, इंडिया में पॉपुलेटेड है तो अर्थक्वेक आया तो पूरी बर्बादी, है ना। घर की खिड़की से बाहर देखते हैं तो बिल्डिंगें दिखती है, ये सुनो। और अगर अर्थक्वेक आया तो पूरी परेशानी इंडिया में, तो बहुत सारे लेकिन से लोगों की मौत। जहाँ तुर्की में ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, फिर भी इतनी बड़ी लेकिन से कैजुअलिटी होना is a big issue. So let us understand few terms and terminology related to earthquake. पहला terminology is about where is epicenter and where is hypercenter or hypocenter और focus. दोस्तों आपको पता होगा अर्थक्वेक होता है प्लेट्स के बीच में, है ना, कुछ फॉल्ट डेवलप होना। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट्स? ठीक है दोस्तों, प्लेट्स का मतलब हो गया कि इस तरीके की जो लैंड की प्लेट्स होती है ना। आपको पता होगा कि ये पेंजिया, है ना, करके एक बड़ा सा लैंड मास था जो अलग अलग भागों में टूटा। यूरेशियन प्लेट बना, लॉरेशियन एंड गोंडवाना 2 प्लेट बने, बाद में यूरेशियन और गोंडवाना, और बाद में अलग अलग तरीके के प्लेट तैरते रहे। ये प्लेट तैरते हैं ऑन लावा, ठीक है ना। और लावा में जो गर्मी होती है, उस गर्मी की वजह से उस प्लेट को एनर्जी मिलती है आगे बढ़ने के लिए। समझ में आया? तो उस प्लेट के मूवमेंट की वजह से ये जो एनाटोलियन प्लेट है, दिस एनाटोलियन प्लेट इज यू कैन से कनेक्टिंग विथ यूरेशियन प्लेट, और वहां से फोल्ड माउंटेन क्रिएट होते हैं। अरेबियन प्लेट, एनाटोलियन, अरेबियन प्लेट ये रही, ठीक है, ये रही आपकी एनाटोलियन प्लेट, और ये रही आपकी यूरेशियन प्लेट। ये तीनों 3 प्लेट, है ना, टकराती है, और ये प्लेट टकराने की वजह से फॉल्ट क्रिएट होता है जमीन में नीचे। जहां फॉल्ट क्रिएट होता है उसको फोकस बोलते हैं, उसी का सेंटर जो जमीन पे आता है, हमारे सरफेस पे आता है, उसको हम एपिसेंटर बोलेंगे। समझ आया दोस्तों? ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, ये एक्सप्लेन करता है अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स विच आर क्रिएटेड ऑन द अर्थ एंड विच इज प्राइमरली सब टेरेन मूवमेंट की बात हो रही है। सब टेरेन मूवमेंट का मतलब हो गया कि टेरेन के नीचे ये जिस तरीके के लावा का मूवमेंट है, उसके मूवमेंट की वजह से, उसकी एनर्जी की वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती है। इंडिया का जो से लैंड मास है वो जाकर टकराया यूरेशियन के साथ, और उसकी वजह से, है ना, 2 प्लेट टकराई और ऐसा फोल्ड माउंटेन बन गया। क्या बन गया? फोल्ड माउंटेन। कौन सा फोल्ड माउंटेन बना? हिमालय। हिमालय इज द फोल्ड माउंटेन, यस और नो? और जब इस तरीके का टकराता है प्लेट तो ये प्लेट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो 2 तरीके से स्प्रेड होती है। एक आती है पी वेव्स के द्वारा और दूसरी जाती है एस वेव के द्वारा। पी वेव जाती है, तीनों 3 मीडियम से पास हो सकती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, while secondary waves can transmit only and only through land। ठीक है, और इसकी वजह से जब पहली बार पी वेव आता है, ठीक है, वो कुछ इंपैक्ट करता है, पर ज्यादा इंपैक्ट कौन करता है? एस वेव्स। ओके, सो ये बिल्कुल ध्यान रखना, बराबर है। और ये आपके लिए एक ग्राफ है जो आपको ये बताता है कि पी वेव्स का एक शेडो जोन होता है जहां पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है, और सिमिलरली एस वेव का शेडो जोन है। ये रहे आपके शेडो जोन, ठीक है, क्योंकि एस वेव सिर्फ और सिर्फ मतलब सॉलिड में से पास हो सकता है, पी वेव्स तो सब में से पास हो सकता है, ये सर नो। सो दैट वे इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू कोर, इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू कोर, ठीक है। तो ये कोर में से पास हो नहीं पाता है एस वेव, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, तो ये आपका इनसे सिज्मोग्राफ है। सिज्मोग्राफ बताता है कितना बड़ा अर्थक्वेक आया, ये सुनो, क्या बोलते हैं इसको? सिज्मोग्राफ, ठीक है। सिज्मोग्राफ के बाद जब हम मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी बड़ी है, देयर आर 2 स्केल्स, वन इज कॉल्ड रिक्टर स्केल, सेकेंड इज कॉल्ड मॉडिफाइड मर्केली स्केल। क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल एक लॉगरिदमिक स्केल है। अगर किसी के यहाँ पे 7 का अर्थक्वेक आया
और उसके बाद 8 का अर्थक्वेक आया, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट इट इज 10 टाइम्स मोर, यू कैन से, हार्मफुल, क्योंकि ये लॉगरिथमिक स्केल है, तो ये 10 के मल्टीपल में गेम खेलता है सब कुछ। ये सुनो, 8 से 9 पे जाओगे तो इट इज 8 में जो डिजास्टर करेगा उसका 10 टाइम्स, यू कैन से, 9 पे करेगा। समझ में आया? वेरी गुड। और मॉडिफाइड मर्कली स्केल इज डिवाइडेड इनटू 12 स्केल्स, और जो टर्की में आया वो 11 नंबर का था। समझ में आया दोस्तों? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चंस यू हैव टू पॉन्डर ऑन इज दिस। 1, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक? थ्योरी पता होनी चाहिए उसके पीछे की। नंबर 2, व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसका साइंटिफिक टर्म क्या है? Which one was the deadliest earthquake recorded in the history so far? कौन से साल में था, कहां पे था? Deadliest earthquake on this earth. P wave, S wave, which is deadliest? What is the date of earthquake in Turkey? Okay? चलिए बढ़िया। India was the first country to support Turkey in this their natural disaster, and we started Operation Dost. Operation Dost was a part of NDRF, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फाउंडेशन, ठीक है। उसके अंदर हमने ये मदद करी। ये पहली बार नहीं है जो हमने मदद करी, हम अभी तक यूएसए, मालदीव्स, ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, जापान, नेपाल, है ना, उन सबको मदद कर चुके हैं। सबसे पहला हमारा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ का सबसे पहला, है ना, जो मदद था कोई कंट्री को, वो था, है ना, ओवरसीज में, दैट इज इन जापान। जापान में, ठीक है, करीबन 2011 में सुनामी ने यू कैन से हैवॉक क्रिएट किया था, तब इंडिया ने हमने मदद करी थी, हमारा पहला ओवरसीज ऑपरेशन था। उसके बाद, ठीक है, हम अलग अलग देशों में मदद करें, जैसे यूएसए में 2005 में, यू कैन से, एक लिटिल रॉक एयरफोर्स बेस के ऊपर हमने हरिकेन कैटरीना के टाइम पे भी मदद करी। मालदीव्स में 2004 में सुनामी आई, तब हमने ऑपरेशन कैस्टर के द्वारा मदद करी, ठीक है। श्रीलंका में ऑपरेशन रेनबो के द्वारा 2004 में सुनामी में मदद करी। म्यांमार में जब नरगिस साइक्लोन ने हिट किया था, तब वी प्रोवाइडेड 2008 में 20,000 लोगों को मदद करी थी, ठीक है। एंड देन जापान में 2011 में सुनामी रिलीफ, और नेपाल में, ठीक है, अर्थक्वेक आया था 2015 में, तब हमने वहां पे मदद करी थी, ठीक है। अगले मुद्दे पे चलते हैं। द जज यू कैन सी ऑन दिस, यू कैन से, स्क्रीन, उनके अपॉइंटमेंट में बड़ा इशू क्रिएट किया गया था। देयर वाज अ पिटीशन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट challenging the appointment of L. Victoria Gowri in Madras High Court for judgeship for her alleged engagement in the hate speech against Muslims and Christians. ऐसा बोला गया कि she gave wrong speeches, she gave hate speeches against Muslims and Christians, and therefore इसको रोक देना चाहिए, इनका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा लोगों को अपॉइंट करते हैं, जजेस को अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट को। सीजीआई जो इस कॉलेजियम सिस्टम के हेड होते हैं, उन्होंने कहा कि कॉलेजियम फिनिश्ड द अपॉइंटमेंट प्रोसेस इवन बिफोर दे हैड टेकन नॉलेज ऑफ दिस इश्यू, ठीक है, एंड देयर बाय शी विल कंटिन्यू टू रिमेन द जज। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट आर्टिकल नंबर 124 एंड 217 में बताया गया है। 124 में सुप्रीम कोर्ट, 217 में हाई कोर्ट, और ये एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तहत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके बारे में काफी समय से बातें चल रही थी। 2015 में एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एनजेसी लेकर तो आए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया, बोला ये एनजेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। कॉन्स्टिट्यूशन की जो परिभाषा है उसके मुताबिक था ही नहीं, ठीक है। जो भी आप एक्सपर्ट से बात करें, सब लोग यही बताते हैं, और मेरा भी यही मानना है कि ये तो बिल्कुल गलत था। निकाल दिया, अच्छी बात है, ठीक है। चंद्रयान 3 जून 2023 में लॉन्च होगा, ऐसा इन्होंने बताया।
हु इज ही? कमेंट बॉक्स में बताइए, लेट मी सी कितने लोग इनको जानते हैं। इसरो, इसरो का तीसरा लूनार मिशन दोस्तों चंद्रयान या मंगलयान के ऊपर बहुत मेहनत है, ये सुनो, और अलग अलग कंट्रीज इसके ऊपर काम करती है। इनके काम करने की वजह से नासा जो मंगल पे जाने के लिए मेहनत करता है, इंडिया भी मंगल पे और चंद्र पे जाने में मेहनत करता है। जब ऐसी मेहनत करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी के फ्रंटियर में पहुंचते हैं और हम वहाँ से इतना सारा नॉलेज गेन करके बाहर निकलते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, कहाँ पे बेनिफिट होता है? डे टू डे साइंटिफिक एक्टिविटी के अंदर बड़ा बेनिफिट है। प्राइम लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विल बी बिटवीन मोनियस यू एंड यू कैन से बुगुल और बुगलास्की एम क्रेटर के बीच में होगा। ठीक है, मून का सदर्न पोलर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वाटर आइस। ठीक है, ओके, सो इसरो का ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद अपकमिंग प्रोग्राम है हमारे आदित्य L1 एंड गगनयान, यू कैन से विच इज जीवन मिशन, जो अनक्रूड मिशन होगा जहाँ पे कोई मेंबर होंगे नहीं, बाद में क्रू वाला मिशन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। उसके अलावा इसरो की तरफ से SSLV-D2 का मिशन लगाया गया। SSLV-D2 इज अ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जिस तरीके से आपको पता है PLV होता है ना, या PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये ऐसा मिनी माइक्रो नैनो सैटेलाइट को भेजने के लिए है ना, अर्थ के ऑर्बिट में 500 किलोमीटर रेंज तक पहुंचाना है और 500 केजी से छोटा केजी का अगर कोई सैटेलाइट भेजना है तो हम इसे SSLV के द्वारा भेज सकते हैं। दोस्तों SSLV-D2 का जो लॉन्च हुआ, जो सक्सेसफुल हुआ, इसका पहला हुआ था अनसक्सेसफुल हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 3 सैटेलाइट थे, एक इसरो का EOS-7, USA का यानुस-1 एंड चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप का विच इज आज़ादी सेट-2, ये लॉन्च किया गया। बड़े महत्वपूर्ण पार्ट है इंडिया का, ये बड़ा महत्वपूर्ण लेकिन से टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रोथ है ना, सक्सेस है। एक और निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, अर्थ को मैप करने के लिए, वाटर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, लैंड को ऑब्जर्व करने के लिए, आइस कवर को ऑब्जर्व करने के लिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण लेकिन से हमारे लिए रडार का काम करेगा, दैट इज नोन एज निसार। निसार का 3 साल का मिशन है, 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, दैट इज नासा एंड इंडिया। ठीक है, ये पहला वर्ल्ड का रडार होगा जो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। निसार एक जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो के बीच में। अब ये निसार सैटेलाइट इज डेवलप्ड ऑन USA सॉइल। दिस पेलोड विल बी नाउ ट्रांसपोर्टेड टू इंडिया और इंडिया से, मतलब कैलिफोर्निया से ये इंडिया में आकर काम करेगा। एक और साइंस बेस्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़, लिथियम की डिस्कवरी हुई इन इंडिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मिला, कहाँ पर? रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला। दोस्तों लिथियम बड़ा महत्वपूर्ण है। लिथियम मिलने की वजह से इंडिया को दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बड़ा फ्यूचर देखा जाता है। ये सुनो, आज की तारीख में वर्ल्ड में है ना, सबसे ज़्यादा अगर कहीं से अगर आपका ये से लिथियम निकलता है तो वो है ABC। किधर ABC? अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले। सबसे ज़्यादा लिथियम का रिजर्व अभी चिले में है। सबसे ज़्यादा अर्थ में से कोई अगर लिथियम निकालता हो तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब हमारे पास कितना आया है भैया? 5.9 मिलियन टन। ठीक है, अब हम 5.9 में पहुंचेंगे, सो वी विल बिकम नंबर 2 ऐसा माना जाएगा। ठीक है, विच इज ह्यूज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।